लॉकडाउन अधिवेशन में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। योगी जी, लगातार ये हादसे हो रहे हैं, ये हादसे कैसे रोके जाएं? देखिए, घटना बहुत दुखद है और इन हादसों को रोका जा सकता है। हमने स्पष्ट कार्य योजना इसकी तैयार करने के लिए और उसको लागू करने के लिए यहां पर पहले से ही उस प्रकार की व्यवस्था दी है। सवाल यह है कि सभी राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। देखिए, जब भारत सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से श्रमिकों के आवागमन की सुविधा दी है और एनडीआरएफ के मद में हर राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी की है, तो फिर पैदल या फिर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रक जैसे असुरक्षित साधनों से हर हाल में रोकना चाहिए और हमने उत्तर प्रदेश में इस बारे में व्यवस्था बनाई है। मैंने परसों भी इसकी बैठक ली थी, कल भी बैठक ली थी और जिन दो थाना क्षेत्रों से ये ट्रकें आई हैं उन दोनों के इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया है। डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी को कठोर चेतावनी दी है। एसएसपी, आईजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा है कि व्यवस्था दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अब तक पिछले 5 दिनों में हम 415 से अधिक ट्रेन में, श्रमिक ट्रेन से प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं। 10,000 हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें पूरे प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा हर जनपद में जिलाधिकारी को 200 बसेज उनके डिस्पोजल पर अलग से दी गई हैं कि वह जो भी पैदल चलता है, दोपहिया वाहन से चलता है, ट्रक से चलता है, उन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर में ले जाके भोजन करवाइए। हेल्थ चेकअप करने के बाद बस में बिठा करके उस संबंधित जनपद को भेजें और उस संबंधित जनपद के जिला प्रशासन को हैंड ओवर करिए, जिससे वे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के उनका फिर हेल्थ चेकअप करें, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करें। जो लोग स्वस्थ होंगे उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजेंगे, जो लोग सस्पेक्टेड होंगे उन्हें वहां पर रख करके उनकी भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। उनकी पूल सैंपलिंग के माध्यम से उनके कंफर्म करेंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है और अगर कोई इस प्रकार का मामला है तो उसे आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। इस प्रक्रिया को अगर सभी लोग अपनाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि हम ये दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, हर हाल में रुकनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है और मैंने हर जिला प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह बनाया है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी तो मैं जवाबदेही तय कराऊंगा हर एक व्यक्ति की। तो फिर वो अफसर जो हैं या पुलिस वाले जो हैं वो और सख्त हो जाएंगे, फिर वो डंडे चलाते हैं तो वो लोग डर के फिर छुपते छुपाते निकलते हैं, पटरियों पे निकलते हैं, वो कैसे रोकें फिर? देखिए, ऐसा नहीं होगा। हमारा एक ये जिम्मेदारी से भागने वाली स्थिति होगी। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है और मैंने बार बार अपील की है। मैं हर प्रवासी कामगार और श्रमिकों से भी और सभी राज्य सरकारों से भी मैं अपील कर रहा हूं कि एक जैसे हमने अपने प्रदेश में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं और हर राज्य के लिए नोडल अधिकारी हैं, ऐसे ही हर राज्य सरकार अगर अपने यहां नोडल अधिकारी तैनात करके उनकी जिम्मेदारी तय कर लें। दूसरा, हम लोगों ने हर एक जनपद के लिए भी एक व्यवस्था दी है। उस जनपद में भी एक व्यवस्था, हर जिले में भी हमने नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। हर एक कार्य के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की हैं। प्रशासन ने बेहतर काम किया है अब तक और मुझे लगता है कि जहां कहीं भी थोड़ी बहुत लापरवाही है, इस लापरवाही को भी दूर करेंगे, लेकिन प्रवासी कामगार और श्रमिक के साथ न भेदभाव होने देंगे, न उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होने देंगे और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और मैं इसीलिए अपील करूंगा
कि भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी जी उनकी सुरक्षा और उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे पैदल न चलें, वे दुपहिया वाहन से, थ्री व्हीलर से या ट्रक जैसे सुरक्षित साधन से न चलें। हम बसेज पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। एक एक दिन में उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से 1 लाख से लेकर 1.25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी सीमाएं हैं, फिर इन्हें केवल ला करके उनके घर तक छोड़ना नहीं, उन्हें पहले क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके लिए लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था हो रही है, फिर उन्हें सुरक्षित, जो स्वस्थ हैं उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, खाद्यान्न का किट देकर के घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब के बावजूद भी ये उतावलापन क्यों? अगर धैर्य अब तक बनाए रखा है, वे धैर्य से काम लें। हर एक व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से हम उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सड़क से हट करके आ जाना, नदी पार करके आ जाना, पहाड़ों के रास्ते आ जाना, खेतों के रास्ते आकर के फिर जगह जगह इस प्रकार की स्थिति पैदा होना, इससे ये उनके स्वयं के स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी विनम्र अपील होगी कि इस संकट के समय में सरकारें उनके साथ में हैं, उन्हें भी थोड़ा, इतना दिन उन्होंने धैर्य दिया है। जब इस समय इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को लाना प्रारंभ किया गया है, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक 14.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है 1 मार्च से लेकर अब तक। और एक सप्ताह के दौरान ही, पिछले एक सप्ताह के दौरान ही 7.5 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। तो मेरी अपील होगी सभी से कि वे लोग सरकार के अपील पर ध्यान दें, सरकार की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके घर तक पहुंचाने का कार्य सरकार करे। आप मानते हैं कि यूपी में चुनौती बड़ी है क्योंकि लोग बाहर से आए हैं। अब ये जो बाहर से आए हैं, ये गांवों तक कोरोना ना फैले, उनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? गांव के बाहर क्वारंटीन सबको करना है क्या? उसमें कोई नियम बनाए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, ये हमारे अपने लोग हैं जी, और ये हमारी अपनी ताकत है। इसलिए हम उसको किसी के साथ भी किसी का भी अनादर न हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक। दूसरा, हम उन्हें लेकर के आ रहे हैं सुरक्षित रूप से। पहले जनपद में क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें ले जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के वहां पे पूरा हेल्थ, उन्हें भोजन आदि की व्यवस्था देकर के उनकी व्यवस्था पहले की जा रही है। फिर क्वारंटाइन सेंटर से सुरक्षित अपने वाहनों से हम उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए उनके गांव तक पहुंचा रहे हैं। जिनके पास घर की व्यवस्था है उनको घर तक पहुंचा रहे हैं अगर वो स्वस्थ है। अगर जिसके पास घर नहीं है या जो व्यक्ति सस्पेक्टेड है या अस्वस्थ है, उन्हें हम क्वारंटाइन सेंटर में ही रख रहे हैं। हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख से अधिक की क्षमता की व्यवस्था पहले से कर रखी है। ठीक है। और यह व्यवस्था हमारे पास है। लेकिन हम लोग क्वारंटाइन सेंटर को भी खाली करते जा रहे हैं और सैनिटाइज करते जा रहे हैं। हम इन्हें निरंतर इनका स्क्रीनिंग करने के साथ ही उन्हें हम होम खाद्यान्न का पैकेट देकर के, राशन किट देकर के उन्हें उनके घर पे होम क्वारंटाइन के लिए भेज रहे हैं। और होम क्वारंटाइन में देखने के लिए भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए 75,000 से अधिक मेडिकल टीमें गठित की हैं, जो एक एक व्यक्ति की, एक एक घर की और एक एक व्यक्ि की स्क्रीनिंग करते हैं। आप अनुमान करिए कि अब तक हमने 3.25 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों की जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो हमारे यहां माइग्रेंट लेबर आई हैं, इन सभी को लेकर के हमने की है। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हमारे पास हैं, इन क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की हम जांच कर रहे हैं पूल टेस्टिंग के माध्यम से। पहले 5-5 की पूल टेस्टिंग हमने यहां पर प्रारंभ की थी, यूपी ने पूल टेस्टिंग प्रारंभ की थी। देखिए, हमने टेस्टिंग की क्षमता को भारत सरकार के सहयोग से काफी बढ़ाया है। पहले हमारे पास केवल 50 टेस्ट करने की क्षमता थी, आज हमारे पास 5,000 टेस्ट करने के लिए 26 लेबोरेटरी हमारे पास मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने अब इस व्यवस्था को की है कि पहले हमने एक एक सैंपल लेते थे, उसका टेस्ट करते थे। बाद में हमने 5-5 की पूल टेस्टिंग शुरू की, अच्छे परिणाम आए। अब भारत सरकार ने हमें अनुमति दी है, हम 10-10 की पूल टेस्टिंग करने जा रहे हैं।
हमारा प्रयास है कि अगले सप्ताह तक हम 10,000 टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन करने जा रहे हैं। इसमें 5,000 हॉटस्पॉट्स के लिए होंगे और 5,000 माइग्रेंट जो लेबर हमारी आ रही है इनको हम करेंगे। तो ये टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा करके हम लोग अधिक से अधिक लोगों के उपचार की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने हमने अपने प्रदेश में कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाई है। आज के दिन पर हमारे पास 55,000 से अधिक बेड हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 75 के 75 जनपदों में ऑक्सीजन की सुविधा भी है और वेंटिलेटर की सुविधा भी हमारे पास आज के दिन पर है। इसलिए समस्या न उपचार की है न व्यवस्था की है। समस्या केवल लोग अपील पर ध्यान दें और सरकार की व्यवस्था के साथ सहयोग करेंगे तो कहीं किसी को हम कष्ट नहीं होने देंगे, समस्या कहीं नहीं आने देंगे। तस्वीरें जो कुछ शराब की दुकानों की दिखी देश भर में, अब ये शराब पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या होम डिलीवरी होनी चाहिए? आपका क्या मत है? देखिए, राज्य अपने अनुसार इसकी व्यवस्था तय कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं और इस पर हर स्तर पर अध्ययन चल रहा है। लेकिन अब शराब की दुकानों में भी वह भीड़ नहीं है जो पहले दिन भीड़ थी। देखिए, होता क्या है कि लंबे समय के बाद जब आप किसी चीज को खोलेंगे, हम लोगों ने यहां सब्जी मंडियों में देखा है। सब्जी मंडी जब 1 घंटे के लिए खुलता था भीड़ लगती थी। हमने कहा भी 1 घंटे के लिए क्यों खोलना है? आप 3 उसमें चलिए, एक किसान मंडी में सब्जी लेके आ रहा है, एक उस समय उनको दे दीजिए। दूसरा समय जब किसान से ठेला वाला और रिटेलर वहां से जब मंडी से सब्जी लेकर के जा रहा है, दूसरा वह है। और तीसरा जब ग्राहक सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जा रहा है। 3 कैटेगरी उसकी तय कर दी और पूरा समय दिया उनको कि भाई आप 3 घंटे लाने वालों को दीजिए, 3 घंटे को यहां से ले जाने वालों को दीजिए और बाकी 8 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे ये ग्राहकों को खरीदने की छूट दीजिए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कर दीजिए। मुझे लगता है मंडी में अब कोई समस्या नहीं। एक राय आ रही है कि जो चीजें दी जा रही हैं उसके बजाय कैश ट्रांसफर सीधा दे दिया जाए। क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर भी अपनी स्कीमों का कुछ कैश ट्रांसफर देने की सोच रही है? आप सही मानते हैं इसको? हम लोगों ने, ये अच्छी बात है, भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ प्रारंभ में इस योजना को लागू किया था। खासतौर पर जब जनधन अकाउंट खोले थे, हर गरीब का जनधन अकाउंट खुला था। डीबीटी को और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जो आदत देश के अंदर डाली, आज उसका परिणाम है कि बिना किसी रोक टोक के आज वो समय नहीं रहा। जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं उन लोगों को उस बात को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के एक आका ने कभी कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं नीचे 10 पैसा पहुंचता है। आज ऐसा नहीं। आज मोदी जी अगर किसी के लिए 1 रुपया भेज रहे हैं तो 1 रुपया गरीब के खाते में जा रहा है। बीच में कहीं 90 पैसे की कटौती नहीं, 1 पैसे की भी कटौती बीच में नहीं है। ये अच्छा और स्वागत योग्य कदम है और हमने भी यही किया। हमने प्रदेश के अंदर जो भी सुविधाएं दी, लगभग 32 लाख श्रमिकों को और अन्य लोगों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता दिया, वह भी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिया। जी, आप लेन देन नहीं, राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन मैं जो भी हो, आज उनको अपने कृत्यों पर सोचना चाहिए कि आखिर इस समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मोदी जी ने 2014 में यह व्यवस्था बना दी, जनधन अकाउंट हर गरीब का खोल दिया, जिससे गरीब के हक पर कोई डकैती न डाल सके। लेकिन जो लोग आज इस शानदार और पारदर्शी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब कहा जाता था 1 रुपया भेजते हैं, बीच में एक दल विशेष के दलाल उसको चट कर जाते थे। आज ये नहीं है। आज तो ये पैसा, सब पैसा उनके बैंक में अकाउंट में जा रहा है, गरीब के खाते में जा रहा है। गरीब को भी ये व्यवस्था दे दी गई है जी जी, कि वह उस पैसे का उपयोग कर सकता है। इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, शानदार व्यवस्थाएं बनाई हैं। कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है। योगी जी, आप जैसे गाजियाबाद जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, ये दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। यहां के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के लोग यहां काम करते हैं। आपकी क्या राय है, यूपी की क्या राय है कि एनसीआर को इस कोरोना संकट में एक यूनिट मानना चाहिए, क्योंकि उनको आने जाने में फिर वो बॉर्डर आ जाता है। क्या ये बॉर्डर एनसीआर का होना चाहिए या इसमें यूपी की क्या सोच है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एनसीआर को एक यूनिट नहीं मान सकते हम लोग। अच्छा, हमें
अलग अलग छोटे छोटे यूनिट को जहां जहां जिस प्रकार का इन्फेक्शन है वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर को भी अलग किया है, गाजियाबाद को अलग किया है, हापुड़ को अलग किया है, मेरठ को अलग किया है, शामली को अलग किया है, बागपत को अलग किया है। ये सभी अलग अलग यूनिट में, और फिर इसमें भी हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वहां की व्यवस्था को भी हम लोगों ने वो किया है। कंटेनमेंट एरिया उसमें जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार तय किया है। आवागमन में, आवश्यक सेवाओं की आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोविड हॉस्पिटल में काम करके और दिल्ली से गाजियाबाद आए या गाजियाबाद में कोविड हॉस्पिटल में काम करके वह दिल्ली जाए। हमें यह छूट नहीं देनी चाहिए। उसी जिले में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल परमिसेस में या उसके आसपास उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन को हर हाल में, मेडिकल इन्फेक्शन को, मंडी के इन्फेक्शन को या फिर किसी भी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन को रोका जा सके। ये योगी जी, अब आपका अंदाजा क्या है कि ये मॉल, सिनेमा हॉल, ये सब चीजें तो अभी खुल नहीं रही, कब तक खुलेंगी, कब तक खोलने की तैयारी करें उनको? देखिए, इस पर अभी हमें इंतजार है भारत सरकार की गाइडलाइन और एडवाइजरी का। जैसे ही आता है उसके अनुसार फिर उसमें तय करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भीड़ भाड़ वाले बहुत सारे ऐसे स्थानों को तत्काल हम खोलने की स्थिति में होंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल तो हमारा यह कहना है कि हमारा फोकस जो उत्तर प्रदेश के अंदर चालू यूनिट हैं उनको संचालित करके उसको चालू स्थिति में रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित माहौल देना, माइग्रेंट जो हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है उन कामगार और श्रमिकों की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी की उसमें हम लोग लगे हैं। इसके बाद अब कोई चीज आएगी तो उसके लिए हम उस प्रकार का कदम उठाएंगे। अब जैसा अब ये लोग जो हैं, यूपी के लोग यूपी में काम करें, उनके लिए रोजगार हो, उसके लिए निवेश हो, तो उसमें जो सवाल आ रहा है, सीधा सवाल तो चीन को लेकर आ रहा है। क्या चीनी कंपनियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे आप यूपी में? उनका स्वागत है या नहीं? देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का एक बहुत अच्छा पैकेज घोषित किया है, जिसके 3 पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने विगत 3 दिनों में घोषित किया है। हमारे एमएसएमई सेक्टर को, हमारे यूथ के लिए, पावर सेक्टर को, इसके अलावा जो डेली कमाने वाले, फेरी नीति से आच्छादित होने वाले रेडी और ठेला, खोमचा, पटरी व्यवसायी थे, इन सबके लिए, और कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, ये ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। एमएसएमई का यूपी कभी हब हुआ करता था, हमने उसी को ध्यान में रख करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति को आगे बढ़ाया है। और पिछले 2-3 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हमने यूपी के अंदर किया था, आज उसी का परिणाम था कि विषम परिस्थितियों में भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के 3rd फेज में 21 लाख लोगों को रोजगार देने में सफल हुए, नौकरी देने में सफल हुए। एक बहुत बड़ा काम। मनरेगा में भारत सरकार ने जो राज्यों को छूट दी और जो सुविधाएं दी, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 29 लाख जो लोग हैं उनको प्रतिदिन मनरेगा में माध्यम से ही हम रोजगार दे रहे हैं। ये भी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था दी है। अच्छा, अब राजनीति की अगर बात करें, और लोगों की बातों पर राजनीति होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। विपक्ष आलोचना कर रहा है, कई सलाहें भी दे रहा है। क्या इस मौके पर जब ये युद्ध है, अगर ये युद्ध है, तो अखिलेश जी, मायावती जी, प्रियंका जी, इन सब के साथ मिलकर विचार विमर्श करके काम करना चाहिए या इनकी नहीं सुननी चाहिए? देखिए, आप देखे होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 बार तो मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ संवाद बनाया जी। पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से स्वयं संपर्क करके और वहां की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। देश को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 4 बार देश के नाम अपना
जो संदेश दिया, हर राजनीतिक दल के प्रमुखों के साथ बातचीत की, हर राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद बनाया, यानी जो भारत का गणतंत्रात्मक स्वरूप है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका अनुपालन पहली बार देखने को आपको मिला होगा कि इसको अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने इसको पूरी तरह लागू किया है। अगर इस सब के बावजूद लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस, सपा या अन्य राजनीतिक दल इसमें भी राजनीति करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तो इस नकारात्मक राजनीति का मुझे लगता है कि जवाब जनता 2019 में दे चुकी है, 2017 में उत्तर प्रदेश में दे चुकी है, 2014 में देश की जनता दे चुकी है। व्यक्तिगत तौर पर भी योगी जी, दुनिया ने देखा कि आपने खुद एक बुरी खबर का सामना किया इस कोरोना काल में, अपने पिता की भी, और वो फैसला लिया कि कोरोना युद्ध जो है वो ज्यादा जरूरी है इस वक्त। एक तरह से एग्जाम्पल रखा आपने दुनिया के सामने भी। आप खुद को भी कोरोना योद्धा ही मानते हैं? देखिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। लीडरशिप ने जो एक मैसेज दिया है शुरू से कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण पार्टी, लेकिन पार्टी से महत्वपूर्ण देश। अगर व्यक्ति को और पार्टी में चुनना होगा तो पार्टी को चुनेंगे, लेकिन अगर पार्टी और देश में चुनना होगा तो देश को चुनेंगे। तो उस मैसेज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, इसलिए मेरे लिए दुखद था। और उस समय जब मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जा सकता था, नहीं जा पाया, लेकिन महत्वपूर्ण था कि मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का जो दायित्व मुझे दिया गया है मैं उसका पालन करूं, तो मैंने वही पालन किया है। और मुझे जो पार्टी से संस्कार मिले हैं उन संस्कारों के अनुसार मैंने इस दायित्व का निर्वहन किया और आगे भी करेंगे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे पूज्य पिता की आत्मा को भी इससे शांति जरूर मिली होगी। योगी जी, आप योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो इम्यूनिटी आपको डबल चाहिए। एक राजनीतिक इम्यूनिटी चाहिए, मतलब जो आलोचनाएं होती हैं उन पर ध्यान न देना, और शारीरिक तो चाहिए ही। तो कैसे लोगों को समझाएंगे दोनों तरह की इम्यूनिटी की? पहली इम्यूनिटी जब आलोचना हो तो क्या करना चाहिए, उससे कैसे लड़ना चाहिए, और दूसरी शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को तय करते हुए कार्य करना चाहिए और बिना किसी लक्ष्य से डिगे भटके निरंतर पूरी तन्मयता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम आलोचना करना है, वो स्वाभाविक रूप से आलोचना करेगा, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या नुस्खे अपनाते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एक तो योगिक क्रियाओं को और प्राणायाम को नियमित रूप से करता हूं, और मैं यहां पर काढ़ा जरूर लेता हूं। तुलसी का काढ़ा है या अजवाइन का काढ़ा है, ये मैं जरूर लेता हूं। तुलसी का काढ़ा मेरा प्रयास होता है कि सुबह 1 कप तुलसी का काढ़ा जरूर लेता हूं। उसमें तुलसी का जो काढ़ा होता है उसमें काली मिर्च भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, उस काढ़े का सेवन करता हूं। दूसरा, सायंकाल प्रयास करता हूं कि 1 कप अजवाइन का काढ़ा मिल जाए जिसमें लौंग, इलायची, ये सभी कुछ डालते हैं। अच्छा, आपकी तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, आपने यूपी सरकार की, आपके अपने काम की। आपने कहा विपक्ष का काम है आलोचना करना, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई गैर बीजेपी मुख्यमंत्री, बीजेपी का नहीं, दूसरे किसी राज्य का गैर बीजेपी का मुख्यमंत्री जो जिसका काम आपको लगे कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, गैर एनडीए, नीतीश जी मत बोलिएगा। देखिए, हर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। जी जी, हर व्यक्ति अपने स्तर पर, हर माननीय मुख्यमंत्री अपने स्तर पर अपने राज्य की जनता के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, और मुझे लगता है कि हर एक के कार्य की प्रशंसा, उनकी सराहना होनी चाहिए और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।